हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। टुडेज़ वीडियो इज़ रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर वीडियोज़। इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस बट नाउ अ डेज़ इट इज़ रिलेटेड विथ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। सो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली कोविड-19 के बारे में है। ये आपके सिलेबस में नहीं है चलो, बट स्टिल अभी के टाइम में इस चीज़ को जानना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि कोविड-19 कैसे हमारे शरीर में फैलता है और कैसे हमें अफेक्ट करता है और कैसे हमें डिजीज़फुल बनाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट इम्यूनोलॉजी इन द प्रीवियस क्लासेस एंड हमने प्रीवियस क्लासेस में इम्यूनोलॉजी के कुछ लेक्चर्स में एडेप्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एंटीजेंस, एंटीबॉडी, इनके बारे में देखा। अगर हम किसी भी डिज़ीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे इम्यून सिस्टम पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर कोई भी डिज़ीज़ हमें कॉज कर रहा है तो इम्यून सिस्टम की भी एक वहाँ पे रोल आता है, इम्यून सिस्टम का भी। सो आज का वीडियो जो है वो बेसिकली कोविड-19 के ऊपर बेस्ड होगा एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ कोविड-19 और हाउ कोरोना वायरस इफ़ेक्ट्स आवर बॉडी एंड व्हाट रियली हैपेंस इफ़ यू गेट कोरोना वायरस। सो इस टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि क्या होगा अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाए, तो एक्चुअली होता क्या है कोरोना वायरस होने से, कैसे उसमें न्यूमोनिया के सिंड्रोम्स आते हैं, न्यूमोनिया के सिम्टम्स आते हैं, उससे न्यूमोनिया की दवाई खिलाई जाती है, या कैसे हम कोविड-19 को अपने शरीर में जो हमारे अंदर कोविड-19 आ रहा है वो किस तरह से हमारे शरीर को अफेक्ट करता है, उसके बारे में आज जानेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, कोविड-19 के बारे में तो आप सबको आई थिंक अब तो सबको ही पता होगा। कोविड-19 का फुल फॉर्म कहाँ है यहाँ पे? कोरोना वायरस डिजीज़। दिस इज स्टैंड्स फॉर कोरोना, दिस इज फॉर वायरस एंड डी फॉर डिजीज़ एंड दिस इज फॉर 2019। कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, जिसको ये कोरोना वायरस जो है ये कॉजेटिव एजेंट है और जो बीमारी हमारे अंदर फैल रही है या बीमारी जो हर जगह आजकल फैली हुई है पूरे दुनिया में, दैट इज़ SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 दैट इज़ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। सीवियर acute respiratory syndrome कोरोना वायरस 2। ये कोरोना वायरस 2 इसलिए यहाँ पे CoV-2 लिखा गया है बिकॉज ये दूसरा वर्जन है। ये SARS-CoV पहले भी एक बार फैल चुका है, चाइना में ही फैल चुका है। दैट्स वाई ये उसका एक म्यूटेटेड फॉर्म है। म्यूटेशन होने के बाद वायरस में, ये वायरस की खासियत ये है इस वायरस की, और इसके लिए जो हमारा टेस्टिंग के लिए हमने या फिर इसको ठीक करने के लिए जो वैक्सीन हम तैयार करना चाह रहे हैं, जो दवाई हम तैयार करना चाह रहे हैं, उसमें इतनी परेशानी इसलिए आ रही है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जल्दी से म्यूटेशन को कैरी करने वाला वायरस है। ये म्यूटेट इतनी जल्दी होता है, इतनी जल्दी अपने अंदर चेंज लेके आता है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अपने अंदर एक सडन चेंज लेके आना। तो इतनी जल्दी ये म्यूटेट करता है कि इसके खिलाफ कोई भी एंटीडोट या वैक्सीन बनाना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसमें। सो दिस इज़ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम CoV-2, कोरोना वायरस फैमिली का एक ये पार्ट है SARS-CoV-2। इसके पहले भी ऐसे हो चुके हैं जैसे SARS-CoV, MERS-CoV, दिस इज़ मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि सऊदी अरेबिया में गल्फ़ कंट्रीज़ में हुआ था और सऊदी अरेबिया में इसने क्या कहते हैं बहुत तबाही मचाई थी। तो अभी जो 2019 में कोरोना वायरस अभी यहाँ पे फैला हुआ है, पूरे दुनिया में लाखों लोग इफ़ेक्टेड हैं, कई लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। वो जो कोरोना वायरस है वो न्यू म्यूटेटेड वायरस है, दैट इज़ SARS-CoV-2। अब अपन जानते हैं कि कैसे ये हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करता है, हमारे शरीर में ये एंट्री कैसे करता है, हमारे सेल्स में कैसे एंट्री करता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करने के बाद हमारे ही सेल्स को डैमेज करता है, क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं और किस तरह से
हम इससे अपना बचाव करें। तो स्टार्ट करते हैं अपन कोरोना वायरस से थोड़ा बेसिक डिटेल्स जान के। कोरोना वायरस का अगर हम बहुत बेसिक स्ट्रक्चर अगर जाने तो सबसे पहले आरएनए वायरस है। आरएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। तो एक लेयर जिसके अंदर आरएनए है, ये जो लेयर है ये एक प्रोटीन लेयर है, प्रोटीन कवरिंग है। ये जो लेयर आपको दिख रही है दिस इज़ अ प्रोटीन शेल। दिस इज़ अ थिक प्रोटीन शेल, मतलब काफ़ी मोटी प्रोटीन शेल है ये। उसके ऊपर ये जो प्रोटीन शेल है उसके ऊपर एक और कोटिंग पाई जाएगी। ये प्रोटीन शेल हो गई। इसके ऊपर आपको एक और कवरिंग देखने को मिल रही है। पहले ये तो आप लिख लो यहाँ पे, ये इसका हो गया जेनेटिक मटेरियल, जो कि होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करके इसको रेप्लिकेट करवाना है। यहाँ पे प्रोटीन शेल मिल गई, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल मिल गया, और यहाँ पे हो गया ये जो पार्ट है ये हो गया इसका एनवेलप, या आउटर मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो, या इसको आउटर एनवेलप बोल सकते हो। ओके, दिस इज आउटर एनवेलप। ठीक, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसके ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मैं एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कोरोना वायरस का या किसी भी टाइप के वायरस का, एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, सो आप इसको देखोगे, इसको आप एज अ क्राउन मानो, क्राउन। ये ज़्यादा बेटर रहता मैं अगर इसको राउंड की जगह ट्राइंगल बनाता। सो ये जो स्पाइक्स दिख रहे हैं ये क्या है? स्पाइक्स। ओके, स्पाइक्स दिख रहे हैं। और कोरोना वायरस को ये जो नाम मिला है कोरोना, वो इन स्पाइक्स के कारण मिला है, क्योंकि ये जो स्पाइक्स हैं वो मिलके इसको एक क्राउन शेप प्रोवाइड करते हैं। क्राउन शेप, एक क्राउन शेप प्रोवाइड करते हैं, जिस कारण से इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है। सो ये जो स्पाइक्स हैं ये बेसिकली क्या है? प्रोटीन्स हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही स्पाइक्स जो हैं वो होस्ट सेल के जो रिसेप्टर्स हैं उनसे अटैच होके इस वायरस को होस्ट सेल के अंदर एंट्री दिलवाते हैं। सो इसको बहुत अच्छे से याद रखना कि स्पाइक्स जो है वो आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं कोरोना वायरस के, और इनर मेम्ब्रेन जो है सबसे अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिस जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करवाने के लिए हमें एक लिविंग सेल के अंदर इस ऑर्गेनिज्म को, इस वायरस को जाना ज़रूरी होता है। ओके, सो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कोरोना वायरस का। जेनेटिक मटेरियल है, एक प्रोटीन शेल है, उसके ऊपर आउटर एनवेलप है, और सबसे ऊपर चारों तरफ से घिरे हुए ये स्पाइक्स हैं जो कि बेसिकली प्रोटीन्स हैं, और इन्हीं स्पाइक्स के कारण इनको एक क्राउन शेप मिलता है, एक क्राउन टाइप का शेप मिलता है, जिस कारण से इनका नाम कोरोना वायरस पड़ा है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बैठा लेना बिल्कुल, क्योंकि ये स्पाइक्स ही हैं जो आगे चल के आपको इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेंगे। वैसे अभी तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आई थिंक आगे चलने वाले टाइम में, आगे आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये डिटेल में आपके सिलेबस में, इम्यूनोलॉजी के सिलेबस में तो ज़रूर आएगा। कोविड-19 उसके बारे में, या फिर कोरोना वायरस या SARC, कोई भी एक टाइप का वायरस जो है जो कि कोरोना से रिलेटेड हो, उस फैमिली का हो, वो ज़रूर एक सिलेबस में आएगा जिसको डिटेल में पढ़ना पड़े। तो इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया, स्पाइक्स के बारे में देख लिया कि स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं क्राउन शेप में, और वही हेल्प करते हैं होस्ट सेल से, होस्ट सेल के रिसेप्टर से अटैच होने में। अब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन, मान लो कि कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, वो आपके सामने खड़ा है, आपने मास्क नहीं पहना, उसने भी मास्क नहीं पहना, और उसने छींक दिया, खांस दिया, या फिर बात भी कर रहे हैं तो बात से भी कुछ अमाउंट में थूक निकलता है मुंह से, कुछ अमाउंट में वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। तो वो जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो अगर कैसे भी करके आपके अंदर आ गए, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर अगर वो ड्रॉपलेट्स आ गए किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू, चाहे वो स्नीज़ हो, चाहे वो खांसने से हो, चाहे वो बोलने से हो, कैसे भी तरीके से हो, अगर एक इंसान से दूसरे इंसान में आ गए, उसके बाद
कोरोना वायरस आपके नाक से, आपके मुंह से अंदर एंट्री कर रहा है आपके लंग्स के अंदर, ओके, वाया योर ट्रैकिया, वाया योर ब्रोंकाई, वाया योर ब्रोंकियोल्स। ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंकियोल्स में, और उसके बाद एल्वियोलाई में पहुंच जाएगा। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं कि ये जब हमारे शरीर के अंदर पहुंच गया कोरोना वायरस, तो हमारे शरीर के अंदर पहुंचा तो अभी तक इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारे शरीर के अंदर पहुंचा है। हमारे शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो है वो हम सांस लेते हैं, वो ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई से होते हुए फिर वो ब्रोंकियोल्स में जाता है। अब ब्रोंकियोल्स जो है वो यहाँ पे फैले हुए होते हैं स्ट्रक्चर पूरी तरह से लंग्स में। ब्रोंकियोल्स आपने देखे होंगे, लंग्स में जो स्ट्रक्चर फैले रहते हैं वो हैं जो ब्रोंकियोल्स आपके लंग्स में हैं, हाँ। और हर ब्रोंकियोल के लास्ट में स्वलन पोर्शन है जिसको अपन बोलते हैं एल्वियोलाई। अब जो एयर है उसका बेसिक फंक्शन क्या है, हम अपन एयर लेते हैं, वो लंग्स तक अगर जा रहा है तो लंग्स में एयर जाने के बाद ये सबसे लास्ट में ये ट्रैकिया और क्या कहते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल से होने के बाद ये फाइनली कहाँ पहुँचेगा, एल्वियोलाई में। तो आपका जो कोरोना वायरस भी पहुँचा वो भी तो लास्ट में एल्वियोलाई में पहुँचा। एल्वियोलाई क्या होता है, यहाँ पे ये एल्वियोलाई है, मान लो कि ये एक एल्वियोलाई है, और ये घिरा रहता है बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज से। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हैं, ये ब्लड कैपिलरीज जा रही है, ये इसी से घिरा हुआ है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं यहाँ पे, ओके, ब्लड कैपिलरीज से ये घिरा हुआ है पूरी तरह से। तो हर जगह ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज ने इसको घेर के रखा हुआ है। इसके अंदर जब एयर जाती है, इसके अंदर जब एयर जाती है, ये नॉर्मल में एक हेल्दी पर्सन की बात बोल रहा हूँ, इसके अंदर जब एयर जाती है, अभी कोरोना वायरस को दिमाग से निकालो, जब इसके अंदर एयर पहुँची और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज एल्वियोलाई को घेर के खड़ी हैं, तो जब एयर पहुँचती है अंदर तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, एल्वियोलाई का सरफेस एरिया बढ़ता है जब एयर अंदर जाती है, और जब एयर बाहर आती है तो एल्वियोलाई का सरफेस एरिया कम हो जाता है, ओके। ये रेगुलर मोड पे चलता रहता है किसी भी हेल्दी इंसान के अंदर। तो ये एयर अंदर आई, सरफेस एरिया बढ़ा, फिर कम हुआ, और जब ये सरफेस एरिया बढ़ता है और कम होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन होता है, तब यही एयर जो है इसमें से O2 जो है वो इस ब्लड कैपिलरी में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस ब्लड कैपिलरी में ब्लड है, लंग्स का काम क्या होता है, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, लंग्स का ही पार्ट है एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है वो इन ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है, और इन ब्लड कैपिलरीज में जो प्रेजेंट CO2 है वो एल्वियोलाई में वापस आता है, और एल्वियोलाई के थ्रू हमारे वापस रेस्पिरेटरी पैसेज से शरीर के बाहर निकल जाता है। ये तो बेसिक आपका नॉर्मल सा मैकेनिज्म है जो कि सबको पता ही होगा, और नहीं भी पता हो तो ये बहुत इजी वे का मैकेनिज्म है कि एयर आपके एल्वियोलाई में आया, ब्लड कैपिलरीज से गैसियस एक्सचेंज हुआ, CO2 एल्वियोलाई के अंदर आया, और जो O2 है वो ब्लड कैपिलरीज में चला गया, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, एल्वियोलाई में CO2 आया और वो आपके रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू बाहर चला गया आपके शरीर से। अब जब वो रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू आपके शरीर से बाहर चला गया आपका CO2, तो ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात हुई जिसमें कोविड-19 नहीं है, जिसमें कोरोना वायरस नहीं है। अब कोरोना वायरस क्या करता है इसके अंदर आने के बाद, सबसे पहले तो इसके अंदर आने के लिए यहाँ पे एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई के सेल्स के अंदर आने के लिए क्या किया जाता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ओके। जब कोविड-19 आपके नोज़ के, आपके माउथ के थ्रू आपके अंदर जाता है, तो वो अंदर जाने के बाद आपके सेल से बाइंड करना स्टार्ट करता है, ओके। कम्स जब वो अंदर आएगा तो आपके नोज सेल या फिर क्या कहते हैं थ्रोट सेल से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा। मान लो कि एक सेल है, ठीक, ये आपका एक सेल है, और सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स बने होते हैं। ये मान लो कि एक रिसेप्टर है सेल के ऊपर, ये बाइंड करने के लिए रिसेप्टर है, और रिसेप्टर बने हुए हैं, ये उसकी एक बाइंडिंग साइट बनी हुई है कि हाँ कोई भी आके इस पर बाइंड कर सकता है, रिसेप्टर है, उसकी एक बाइंडिंग साइट बनी हुई है।
और ये है कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस में वो स्पाइक है। कोरोना वायरस में वो स्पाइक है। तो बात यही है कि ये जो स्पाइक है ना, ये स्पाइक काम करता है एक तरह से की, चाबी की तरह। ये जो कोरोना वायरस में स्पाइक है, ये एक्ट एज की, चाबी की तरह काम करता है इस मेम्ब्रेन को अनलॉक करने के लिए, इस मेम्ब्रेन को खोलने के लिए, अपने लिए पैसेज बनाने के लिए, ताकि दरवाज़ा खुले और वो सेल के अंदर एंट्री करे। ये जो स्पाइक है, ये जब इस रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है तो ये रिसेप्टर इसको अंदर लेता है। अंदर लेने के दो तरह के टाइप्स होते हैं, दो मैकेनिज्म होता है सेल के अंदर इनको लेने का। एक होता है कि ये स्पाइक्स जो हैं, सेल का जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, ये मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये स्पाइक लगा के ये डायरेक्ट अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे इंजेक्ट कर देगा सेल के अंदर। ओके, सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल ये अपना इंजेक्ट कर देगा, एक फंक्शन ये। दूसरा ये होता है कि यहाँ पे वापस सेल मेम्ब्रेन है, और जब ये अटैच होगा रिसेप्टर से, तो रिसेप्टर से अटैच होने के बाद ये जो रिसेप्टर है ये कोरोना वायरस को अंदर ले लेगा। ये रहा आपका कोरोना वायरस, कोरोना वायरस को अंदर ले लेगा, पर एक कैप्सूल के अंदर पैक करके, एक सैक के अंदर, एक लेयर के अंदर पैक करके सेल के अंदर ले लेगा। तो ये दो फंक्शन होते हैं, दो मैकेनिज्म होते हैं अंदर जाने के। अब एक बार जब जैसे ही इसने रिसेप्टर से इंटरेक्ट किया तो अनलॉक कर दिया दरवाजे को और सेल के अंदर ये एंट्री कर गया। अब एक बेसिक डिफरेंस अब देखो कि कोरोना वायरस इतना खतरनाक क्यों है। बाकी जितने भी नॉर्मल हेल्दी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हेल्दी ह्यूमन बींग्स में दूसरे किसी भी प्रकार का वायरस जो अंदर आता है, वो जो वायरस है वो कैप्सूल में पैक रहता है, एक लेयर के अंदर पैक। ये इसके अंदर है वायरस। ये वायरस जब सेल के अंदर आता है तो सेल के अंदर आने के बाद ये कहाँ जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जाता है ताकि जेनेटिक मटेरियल को अफेक्ट कर सके, ठीक है। वहाँ पे जाता है, पर वहाँ जाने का एक मैकेनिज्म बहुत कठिन है कि वहाँ पे पहुँच के उसके न्यूक्लियस के, जो हमारा न्यूक्लियस है उसके मैकेनिज्म को जो कंट्रोल कर पाए। ये नॉर्मली वायरस ऐसा ही करते हैं, जो नॉर्मल वायरस होते हैं ये ऐसा करते हैं, और मैक्सिमम टाइम हमारी बॉडी का जो इम्यून सेल्स है वो डिटेक्ट करके उस वायरस को किल कर देते हैं। बट इन केस ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का केस थोड़ा अलग है कि अब ये वायरस है, अगर ये कोरोना वायरस हुआ तो ये न्यूक्लियस में ना जाके डायरेक्ट हमारे सेल में प्रेजेंट राइबोसोम के पास जाएगा। ये एक्सेस कर लेगा सेल के एक पार्ट को, दैट इज राइबोसोम। अब राइबोसोम के बारे में आपको पता है कि राइबोसोम क्या करता है? इट इज़ द सिंथेसिस हाउस ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो कोरोना वायरस का एक बेसिक स्पेशलिटी है, एक बेसिक फंक्शन कि वो बाकी वायरसेस की तरह न्यूक्लियस के पास नहीं जाता, पहले वो सीधे राइबोसोम के पास जाता है, क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल है। उस जेनेटिक मटेरियल को डिकोड करके उससे प्रोटीन कौन बना सकता है? राइबोसोम। तो ये सीधे जाके राइबोसोम पे अटैक करता है, राइबोसोम को अपने कंट्रोल में लेता है, और राइबोसोम को कंट्रोल में लेने के बाद इस राइबोसोम से बहुत सारे कोरोना वायरस के प्रोटीन्स बना लेता है। और बेसिकली वो प्रोटीन्स कौन से होते हैं? वही स्पाइक्स होते हैं जो इनके लेयर पे प्रेजेंट है, वही स्पाइक्स जो इनके कवरिंग लेयर पे प्रेजेंट है वही होते हैं। और वैसे बहुत सारे प्रोटीन्स ये बना देता है उसको हाईजैक करके। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब नॉर्मल वायरस न्यूक्लियस, कोरोना वायरस राइबोसोम। राइबोसोम को हाईजैक करना, राइबोसोम पे कंट्रोल करना, और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको भेज के उससे बहुत सारे अपने जैसे ही आइडेंटिकल प्रोटीन्स बनवाना, जिन प्रोटीन से मिलके एक नया कोरोना वायरस तैयार हो सके। अब ये राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस कर देते हैं कोरोना वायरस के लिए।
कोरोना वायरस के लिए जब राइबोसोम ने प्रोटीन की सिंथेसिस कर दी, तो प्रोटीन सिंथेसाइज करने के बाद ये जो प्रोटीन्स हैं वो वेसिकल्स में जाते हैं, एक कवरिंग में, एक लेयर में प्रोटीन्स बने हुए हैं यहाँ पे, प्रोटीन्स हैं, ये एक कवरिंग लेयर में वेसिकल्स के पास जाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रेजेंट जो वेसिकल्स हैं वहाँ पे राइबोसोम जहाँ पे अटैच रहते हैं उस वेसिकल्स में जाते हैं ये सारे के सारे प्रोटीन्स, और वो जो वेसिकल्स हैं वो सेल के मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं। तो ये जो जितने भी प्रोटीन्स हैं वो राइबोसोम से निकल के वेसिकल्स के पास जाते हैं और वेसिकल्स के पास निकल के सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाते हैं। दैट मीन्स कि सिंथेसिस के बाद सारे प्रोटीन जब सिंथेसाइज हो गए जो कि ज़रूरी है कोरोना वायरस के डेवलपमेंट के लिए, वो सारे प्रोटीन्स मिलके जो आपका सेल मेम्ब्रेन है उसके नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है उसके नीचे सारे प्रोटीन्स इकट्ठा हो जाते हैं जो कि ज़रूरी है कोरोना वायरस बनाने के लिए, और ये सारे जो प्रोटीन्स हैं ये बाहर आके एक नए कोरोना वायरस का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ कहीं भी न्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ी क्या इस कोरोना वायरस को? कहीं भी इस कोरोना वायरस को हमारे सेल के न्यूक्लियस में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये आया, इसने हमारे राइबोसोम को हैक किया, राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है उसी को हैक कर लिया और वहाँ से अपना प्रोटीन सिंथेसाइज किया और हमारे शरीर के अंदर ही एक नया कोरोना वायरस बना लिया, एक नया रिप्रोडक्शन करके रिप्रोड्यूस करके एक नया कोरोना वायरस बना लिया। अब इसी तरह से जो बहुत फास्ट मूवमेंट में नए नए कोरोना वायरस बनते जाते हैं, सेल्स के अंदर से कोरोना वायरस खुद सेल प्रोड्यूस कर रहा है, हमारा सेल ही हाईजैक हो चुका है, राइबोसोम अब हमारे कंट्रोल में नहीं उसके कंट्रोल से कोरोना वायरस ही बनाया जा रहा है, उसी के प्रोटीन्स बनाया जा रहा है। तो कोरोना वायरस हमारे शरीर में बनते जा रहे हैं, हमारे शरीर में बनते जा रहे हैं, और चूँकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पास हो रहा है, ये हमारे नोज़ के सेल्स के पास हो रहा है, हमारे ट्रैकियल सेल्स में हो रहा है, एल्वियोलर सेल्स में हो रहा है, तो ये जो चीज़ें हो रही है वो उस जगह को इफ़ेक्ट करती हैं। अब हमारे शरीर में कोरोना वायरस आया तो इस चीज़ की खबर तो इम्यून सेल्स को भी पड़ी ही होगी, भले ही वो इम्यून सेल्स उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे पर उस पर रिस्पॉन्स तो ज़रूर देंगे ना, उस पर एक्शन लेंगे। अब आगे अपन बात करते हैं कोरोना वायरस की कि जो एक्शन होता है वो किस तरह का एक्शन होता है कोरोना वायरस पे। तो राइबोसोम को क्या कहते हैं, इन्होंने कैप्चर कर लिया, एल्वियोलर सेल्स में है ये, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ये, तो रेस्पिरेशन में कुछ ना कुछ डिस्फंक्शन होगा। तो रेस्पिरेशन में जो डिस्फंक्शन होगा उसके बारे में अपन आप देखते हैं। अपन ने वहाँ पे एक डायग्राम देखा जहाँ पे जो एल्वियोलाई है वो ब्लड कैपिलरीज से घिरा हुआ था। हाँ, ब्लड कैपिलरीज से CO2 जाता था एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से जो O2 था वो आता था ब्लड कैपिलरीज में। अब जब कोरोना वायरस उस एरिया को हाईजैक कर लेता है, जब कोरोना वायरस उस पर्टिकुलर जगह को डिसफंक्शन कर देता है, तो उस पर्टिकुलर जगह पे जो हमारे इम्यून सेल्स का अटैक है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब तुम मान लो कि इसको अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें तो हमारा एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई पे अटैक किसने किया? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस अब एल्वियोलाई के अंदर है और यहीं पे अपने आप को ग्रो कर रहा है और यहाँ पे इसको हानि पहुँचा रहा है। अब इसको बचाने के लिए हमारे इम्यून सेल्स जो हैं वो भी अटैक करेंगे, इम्यून सेल्स वो भी अटैक एल्वियोलाई को करेंगे। तो अगर देखा जाए दोनों तरफ से अटैक तो एल्वियोलाई पर ही हो रहा है, डिसफंक्शन एल्वियोलाई का ही हो रहा है। यहाँ पे कोविड-19 भले प्रेजेंट तो इसके अंदर ही है, किसी घर में कोई घर मौजूद है यहाँ पे, उसमें कुछ लोग घुस जाए और पुलिस आके गोलियां बरसाने लगे तो चोर तो घर के अंदर है, गुंडे तो घर के अंदर है, नुकसान किसको हो रहा है ज़्यादा? घर को। तो घर को भी तो नुकसान होगा। अगर अंदर जो घुसा हुआ है इन्वेडर उसको बाहर निकालना है, उसको मारना है, उसको पकड़ना है, तो जो ऊपर का जो लेयर है उसको भी तो नष्ट करना पड़ेगा, और यही हो रहा है एल्वियोलाई के साथ। तो एल्वियोलाई के फंक्शन में भी प्रॉब्लम आ रही है, एल्वियोलाई भी डिसफंक्शन हो रहा है, अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, और जितना ज़्यादा इफेक्ट इम्यून सेल्स डालेगा कोविड-19 को मारने के लिए, पकड़ने के लिए, उतना ज़्यादा एल्वियोलाई पे इफेक्ट पड़ेगा। इसकी जो ब्लड कैपिलरीज और जो
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और एल्वियोलाई का जो पूरा सैक है, एल्वियोलाई का जो पूरा लेयर है वो इन्फ्लामेशन के थ्रू यहाँ पे पूरी तरह से लिक्विड भर जाएगा और ये जाम हो जाएगा। एल्वियोलाई में जहाँ पे हमेशा गैसियस एक्सचेंज फ्रीली हो रहा था ट्रैकिया के थ्रू, ब्रोंकाई, उससे ब्रोंक्योल्स, उससे एल्वियोलाई, वो एल्वियोलाई में फाइनली जाके एक ब्लॉकेज आएगा, वहाँ पे लिक्विड भर जाएगा और लिक्विड भरेगा तो गैसेस एक्सचेंज ठीक से नहीं हो पाएगा, मतलब ऑक्सीजन जो है उसका कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, सांस लेने में जब डिफ़िकल्टी होगी, उसी को अपन बोलते हैं कि यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, क्योंकि ये ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी पैदा करता है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी पैदा करता है। तो जब एल्वियोलाई में यहाँ पे फ्लूइड भर जाएगा, फ्लूइड या लिक्विड बोल सकते हो इसको, एल्वियोलाई में लिक्विड भर जाएगा तो जाहिर सी बात है ये फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीजन का प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन का प्रॉपर ट्रांसपोर्ट अगर नहीं हो पाएगा तो हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ओके, और ये सांस लेने में प्रॉब्लम जो है ये निमोनिया के बेसिक सिम्टम्स या मेन सिम्टम्स में से एक है। निमोनिया होता है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, हैवी ब्रीदिंग करनी पड़ती है, ज़ोर से सांस लेनी पड़ती है, तब जाके आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल पाता है। ओके, सो निमोनिया का बेसिक लक्षण यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही आपके एल्वियोलर टिश्यू पे या एल्वियोलर सेल पे अटैक होता है। अब अपन आगे देखते हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा बट फिर भी आप इन चीज़ों को नोट करते जाइएगा, अपने कॉपी में लिखते जाइएगा, ये चीज़ें आगे जाके बहुत काम आने वाली हैं और अभी के बाद तो आई थिंक हर एग्ज़ाम में ये काम आने वाली है और सबको कभी ना कभी ये अपने लाइफ में ज़रूर पढ़ना होगा और अभी के टाइम में ये चीज़ों के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पे एल्वियोलाई हो गया आपका इफेक्ट, डिसफंक्शन हो गया। अब किस प्रकार से हमारे शरीर में निमोनिया के सिम्टम्स आते हैं? हाउ कैन यू डेवलप निमोनिया सिम्टम्स इन योर बॉडी? हाउ कोरोना वायरस इफेक्ट्स यू एंड दे क्रिएट अ इफेक्ट अबाउट निमोनिया। ओके, एक बीमारी हुई निमोनिया, वायरस यहाँ पे है COV, निमोनिया बीमारी नहीं हुई बट ये इसके जो सिम्टम्स हैं वो इसके कारण आ रहे हैं। बीमारी तो आपको ऐसे आ रहे हैं COV2 ही हो रही है बट निमोनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं। अब निमोनिया के कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं? निमोनिया के सिम्टम्स सबसे पहले आपको यहाँ पे आ रहे हैं ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, उसके बाद फीवर, हेडेक, उसके बाद मसल पेन होगा, कफिंग होगी, चेस्ट पेन होगा, ये भी आप लिख लो, चेस्ट पेन, कफिंग मतलब कफ होना, खांसना, मसल पेन, थकान महसूस होगी, फैटिग होगा, थकान महसूस होगी। ओके, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको निमोनिया में होती हैं और यही सारी चीज़ें हैं जो आपको COV2 में, कोविड-19 2 या कोरोना वायरस सिंड्रोम 2 में आपको अपने अंदर दिखाई देंगे ये लक्षण। ओके, बेसिकली आपको फीवर और फीवर के बाद डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ये जो चीज़ें हैं ये आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देंगी। एक तो फीवर और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि मात्रा में या बहुत सीवियर अमाउंट में दिखाई देंगी, जिनको बहुत भी अगर उनको मॉडरेट सिम्टम्स भी हैं, अगर मिडिल फेज में भी सिम्टम्स हैं तो ये सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं कि उनको फीवर हो, माइनर हेडेक हो, माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है या रेस्पिरेटरी एल्वियोलाई टिश्यू जो है उस पर अटैक करते हैं। ओके, आगे अपन देखते हैं कि यहाँ तक तो ठीक है कि आपको ये लक्षण दिख रहे हैं, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, फीवर, हेडेक, चेस्ट पेन, कफिंग, मसल पेन। ओके,
ये एक लेवल तक तो ठीक है, एक लेवल तक तो अपन को पता है कि हाँ ये हो रहा है तो ठीक है, सबको कभी ना कभी हुआ होगा। बट जब ये एक लेवल को पार कर जाता है और बहुत हाई रिस्क पे कोई बंदा आ जाता है, बहुत हाई रिस्क पे एक पेशेंट आ जाता है, तब उसको बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन होते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। और रेस्पिरेटरी फेलियर या रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन का मतलब कि हम खुद से अपने सेल्फ पावर से इस तरह से रेस्पिरेशन नहीं कर सकते कि हम जिंदा रह सकें, तो हमें मशीन का सहारा लेना पड़ता है। वी आर अनेबल टू रिस्पायरेट ऑन आवर ओन। जब हम अपने ऊपर रेस्पिरेशन मतलब अब खुद से रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, उतने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम नहीं गैसेस एक्सचेंज कर पा रहे हैं, तो हमें मशीन का सहारा लेना पड़ता है, दैट इज़ वेंटिलेटर। वेंटिलेटर पे कितना आपने सुना होगा कि वेंटिलेटर्स की कमी है या वेंटिलेटर पे किसी पेशेंट को भेजा जा रहा है। वेंटिलेटर का क्या मतलब है कि कोई भी पेशेंट है उसको जितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो खुद से नहीं ले पा रहा है, तो हमें मशीन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो बंदे को उतने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करवा सकें। ओके, सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या फिर सीधे सीधे आप बोल सकते हो रेस्पिरेटरी फेलियर। इस केस में हमें उस पेशेंट को कहाँ भेजना होगा? इस केस में हमें उस पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना होगा, इस पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना होगा ताकि उसको सांस लेने में समस्या ना हो, ताकि वो ज़िंदा रह सके, बिकॉज़ वो अपने खुद से सांस नहीं ले सकता और खुद से अपने अंदर जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसे चाहिए वो नहीं पैदा कर सकता। ओके, सो कोविड-19 के बारे में ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि कितने बार ये जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसको बोलते हैं और हमने कितनी बार सुना कि वेंटिलेटर का यूज़ हो रहा है, वेंटिलेटर का यूज़ हो रहा है। वो जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो किसी को और बहुत हाई रिस्क वाला पेशेंट हो, उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होगी और हो सकता है कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाए, वो प्रॉपरली वर्क ना कर पाए, तब जाके उस बंदे को वेंटिलेटर पे भेजा जाता है या वेंटिलेटर पे उसको अटैच किया जाता है। अब कई बार आपने ये भी केसेस आते हैं, ये डिपेंड करता है। कोविड-19 जो है ऐसा नहीं है कि जिसको होगा उसको इतनी ही दिक्कत होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोविड-19 डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी, डिपेंड करता है आपके एज पे, डिपेंड करता है आपकी वर्क हॉबीज़ पे। कई बार ऐसा होता है कि कोविड-19 अगर किसी को हुआ, अगर कोई कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन है, तो हो सकता है उसको कि बहुत माइन्यूट सिम्टम्स दिखाई दें, थोड़ी कफिंग हो, थोड़ा हेडेक हो और उसके बाद वो ठीक हो जाए, तो बहुत माइनर सिम्टम्स उसको दिखाई दें। कई बार ऐसा होता है कि कोविड-19 हुआ और वापस ठीक भी हो गया और उस इंसान को पता भी नहीं चला। हो सकता है कि उसके अंदर सिम्टम्स दिखाई भी ना दें, तो कई बार ऐसा भी होता है। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, आपने सुने भी हैं कि बहुत लोग डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, काफ़ी दिनों तक एडमिट होना पड़ रहा है, कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो वो ऐसे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है और या वो किसी न किसी टाइप के डिजीज़ से पहले से पीड़ित हैं, या तो फिर वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या वो ओबेसिटी से पीड़ित हैं, या कई भी ऐसी तरह की चीज़ें हो सकती है जो उनके अंदर पहले ही से प्रॉब्लम है। इस कारण से वो इस नई समस्या को नहीं झेल पा रही, उनका इम्यून सिस्टम उसके प्रति उतना स्ट्रांगली रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है जितना एक हेल्दी पर्सन का इम्यून सिस्टम उसके प्रति रिस्पॉन्स कर सकता है। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें थी कोविड-19 के बारे में। अब कोविड-19 के वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन तो अभी अंडर ट्रायल है, बहुत सारे वैक्सीनेशन अंडर ट्रायल चल रहे हैं। कोई प्रॉपर वैक्सीन इसका अभी तक हमें नहीं पता चल पाया है कि जो 100% कोविड-19 का क्योर हो। इस तरह से अभी तक कोई वैक्सीन आया नहीं है और वैक्सीनेशन के ट्रायल्स चल रही हैं। कोविड-19 के वैक्सीनेशन की एक और ख़ास बात है कि कई जगह ऐसे बात है कि कोविड-19 एक स्कीम थी
और एक थिंकिंग थी साइंटिस्ट की, एक ऐसी थिंकिंग थी कि वो सोच रहे थे कि कोविड-19 किसी मरीज़ के अंदर जो उसको कोविड-19 हुआ उसको सिम्टम शो नहीं हुए और वो ठीक भी हो गया, वैसे किसी इंसान के अंदर कोविड-19 दोबारा होने की क्या संभावना है? क्या उसको कभी कोविड-19 नहीं होगा या उसको कोविड-19 होने की संभावना है? इस बात का पता लगाने के लिए एक चीज़ किया जा सकता है जो कि लोग भी सोच रहे हैं कि उन पेशेंट के अंदर एक अमाउंट ऑफ कोविड-19 इंजेक्ट किया जाए, एक उसकी स्ट्रेन इंजेक्ट की जाए और इंजेक्ट वैसी स्ट्रेन की जाए जो कि किसी भी टाइप का इन्फेक्शन कॉज ना करे बट इतनी पावरफुल हो कि वो एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर सके। मैंने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बताया था कि जितने भी एंटीजन होते हैं वो सब इम्यूनोजेन नहीं होते। इम्यूनोजेन वही होते हैं जो कि एक इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस कर सकते हैं। तो यही बात है कि एक ऐसा स्ट्रेन, एक ऐसा वायरस, इस तरह का कोरोना वायरस भेजा जाए जो कि किसी भी टाइप का डिजीज़ ना कॉज करे, कोई भी डिजीज़ नहीं कॉज करे बट एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करने की ताकत रखे, इतना तो पावरफुल हो कि एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करे। अब उससे होगा क्या? अगर कोई वायरस आपके शरीर में आके इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है पर आपके शरीर को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, इतना सक्षम नहीं है कि आपके शरीर को हार्म पहुंचाए, पर इम्यून रिस्पॉन्स अगर क्रिएट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका शरीर कुछ टाइम में या कुछ दिन में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा जो उस पर इंटरेक्ट करेगा और उसके बाद उसको ख़त्म करेगा। और इन द नियर फ्यूचर अगर एक्चुअल कोरोना वायरस, जो स्ट्रॉन्ग कोरोना वायरस है, वो भी आपके शरीर में अगर एंटर करेगा तो वो कोरोना वायरस के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी मौजूद है। तो कोरोना वायरस कितना भी स्ट्रॉन्ग हो वो इस पे एक्ट करेगा हमारा एंटीबॉडी और उसको किल कर देगा एंड पर्सन के चांसेस डेथ के या फिर इन्फेक्ट होने के बहुत कम हैं। बट ये अभी तक एक परसेप्शन है, इसका कोई भी क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट ये भी एक परसेप्शन है। हो सकता है कि अगर ऐसा किया जाए तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि लोगों के अंदर अपने अंदर से ही इम्यूनिटी है वो डेवलप हो सके कोरोना वायरस के प्रति। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती इसकी प्रॉपरली, तो ये तो एक बहुत नोन थ्योरी है जिसके बारे में लोग सोच भी रहे हैं कि शायद ये पॉसिबल हो कि लोग के खुद के अंदर से ही एक इम्यूनिटी डेवलप हो और वो कोरोना वायरस से खुद ही लड़ सके, उनको किसी टाइप की वैक्सीनेशन की, आउटर वैक्सीनेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 अगर हमें हुआ तो क्या होता है, किस तरह से हमारे शरीर में इफेक्ट करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है, एल्वियोलाई सेल को कैसे इफेक्ट करता है, हमारे शरीर में कैसे जाके न्यूक्लियस में ना जाके राइबोसोम को हाईजैक करता है, अपने लिए प्रोटीन्स बनाता है और एक नए कोरोना वायरस का निर्माण करता है हमारे शरीर के अंदर ही। कैसे निमोनिया के सिम्टम्स देखे जाते हैं कोरोना वायरस में, हमें हेडेक, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, और अगर डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आने लगी, अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया तो उस पर्सन को वेंटिलेटर पे भी भेजना पड़ता है। और वेंटिलेटर पे जाने के लिए भी आपने कई बार सुना होगा कि वेंटिलेटर्स की कितनी ज़्यादा कमी है, इसलिए रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसलिए ये जो डेथ हो रही है इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि कई चीज़ों की कमी है, कई संसाधनों की कमी है अभी कई जगहों पे। तो ये बेसिक ओवरव्यू था कोविड-19 के बारे में। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इससे बचने का जो उपाय है उसको ज़रूर फॉलो करेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, कम से कम 2 मीटर या 6 फीट की दूरी दूसरे लोगों से बना के रखें। साबुन से अगर आप अपना हाथ धोएं तो कम से कम 15 सेकंड तक अपना हाथ धोएं। पब्लिक प्लेस में जाएं तो मास्क पहने। जो लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं या कभी पास्ट में आए थे, अब ठीक हो चुके हैं, या कोई भी ऐसे लोग जो इन्फेक्टेड हुए हो या थोड़े से भी बीमार हैं, वो खास तौर पे हमेशा कोशिश करें कि आप मास्क पहन के ही रखें। बाकी सारे लोग कभी भी पब्लिक प्लेस में जाएं तो मास्क ज़रूर लगा के जाएं और कोशिश करें कि जिस हद तक हो सके आप घर से ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, उसके बाद अदरवाइज़ आप घर से ना निकलें। सो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कोविड-19 के बारे में। आप बहुत कर सकते हैं, आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। आप अलग अलग, आपके बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो कि इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। आप उन वीडियोस को देख के कोई एक अच्छा वीडियो लगे और प्रॉपर एक एक्चुअल वीडियो लगे, फैक्टफुल वीडियो लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कोविड-19 के इस पेंडेमिक के टाइम में अपने आप को सेफ रख सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।